गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है February 2 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ देखिए, आज हम सिलेक्टेड टॉपिक्स नहीं लेके आया हूं क्योंकि आज का जो न्यूज़पेपर है ना उसमें 99% जो न्यूज़ हैं वो बजट से ही रिलेटेड हैं। तो बजट जब भी पूछा जाता है, पिछले साल भी यही हाल हुआ था, आज भी यही हाल हुआ है क्योंकि कल बजट पेश किया गया था, इसीलिए सारी की सारी न्यूज़ अगर आज न्यूज़पेपर में देखोगे ना पूरी तरह से बजट के ऊपर ही ओरिएंटेड है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। वो नाटो में क्या चल रहा है, वो कूप हुआ है बुर्किना फासो में, वहां पे क्या चल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऑलरेडी हम लोग अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। तो आज हम लोग सारे का सारा जो अपना न्यूज़पेपर रखेंगे एनालिसिस, वो भी बजट से ही रिलेटेड रहेगा। और बजट में ना बहुत सारे होते हैं, क्या फैक्ट्स होते हैं, कुछ स्कीम्स वगैरह होती हैं जो सरकार लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करती है, वो स्कीम्स वगैरह होती हैं। कुछ जो है सरकार का आउटले होता है, बजट क्या होता है, किस तरह से पेश होता है, थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरा बजट डॉक्यूमेंट तो हम यहाँ पे पढ़ नहीं सकते, बजट को बनाने में भैया बहुत महीने लगते हैं। अब उस बहुत महीने को हम आधे घंटे में तो नहीं कर सकते और हमारे एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है। तो बजट में कुछ जो नई स्कीम लॉन्च की जाती हैं, बजट के रिगार्डिंग कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कितना अलॉटमेंट होता है, हालांकि वो भी यूपीएससी पूछता नहीं है, लेकिन उसकी कुछ कमेंट्री, उसके ऊपर कुछ एनालिसिस, वो बेसिकली एग्जाम के ऊपर आपका जो है आ सकता है। तो थोड़ा सा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको ही करेंगे। हालांकि बजट के लिए और इकोनॉमिक सर्वे के लिए शायद चैनल पे अलग से वीडियो लेके आ सकते हैं, तब आप डिटेल में कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं भी आती है तो भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है बढ़िया वाले, जिस पे जाके आप एनालिसिस और बजट के बारे में डिटेल्ड वीडियो, जो कई घंटे की वीडियो होगी डेफिनेटली, उसको जाके देख सकते हो। तो भैया आज का जो हमारा पूरा एनालिसिस है कहीं ना कहीं बजट और उसके आसपास ही ओरिएंटेड रहने वाला है। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरुआत, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हो रहा है हमारा टेस्ट, जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है उसका पहला टेस्ट होने वाला है। तो जो बच्चों ने इसको ज्वाइन किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी रखें, अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें। देखिए एक बच्चे गलती और करते हैं, उनको लगता है कि जब कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा ना, बढ़िया तरीके से एकदम उसको निचोड़ दोगे, तब जाके आप उस टेस्ट को दोगे। ऐसा मत करना, क्योंकि कोई भी पेपर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उसके अंदर जो है 100% कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं कि तैयार हो गया। आपको 2 दिन का समय मिलेगा, 3 दिन का समय मिलेगा, 4 दिन का समय मिलेगा, जितना समय दिया गया है उसमें उसको पढ़ो, जबरदस्त तरीके से डिटेल में उसकी स्टडी करो, अच्छे से पढ़िए। कॉन्फिडेंस आए या ना आए डजेंट मैटर, जाके आप अपना टेस्ट लिखिए। अगर आप कॉन्फिडेंस के चक्कर में पड़े रहोगे ना, आपके टेस्ट इकट्ठे होते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, और जब आपके पास 5 7 टेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर आप सोचते हो छोड़ो यार क्या ही टेस्ट लगाएंगे। तो जितनी भी तैयारी है ना उसके हिसाब से टेस्ट लगाओ, अपनी परफॉर्मेंस। देखिए परफॉर्मेंस जो शुरुआत के जो है 10 12 टेस्ट में परफॉर्मेंस चेक भी मत करना कितने नंबर आए हैं, क्योंकि नंबर का खेल नहीं है ये। किसका खेल है, ये एक्सप्लेनेशन का खेल है। तो जो आप भी टेस्ट दोगे उसके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना, उसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस करना, और जो क्लास में डिस्कशन किया जाएगा उस डिस्कशन के ऊपर फोकस करना। ठीक है, नंबर चेक मत करना, 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 200 में से कितने आ रहे हैं, कितने सही हुए कितने गलत हुए, वो शुरुआत के 10 12 टेस्ट में मत करना, बाद में जाके आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये तो आपके लिए है। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए भी जो बच्चे आए हैं तो डेफिनेटली हम लोग पर्सनल मीट करेंगे, बातचीत आपस में कर सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है 2022 के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्लिक पे लिंक करो, आइए और बैठिए हमारे साथ, तैयारी एक साथ करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो आज के दिन क्या हुआ था, आज के दिन जो है जोधपुर सिटी की जो है स्थापना हुई थी। उनको इट वॉज फाउंडेड बाय राव जोधापुर, वैसे इनका नाम जो है राव जोधा था, तो राव जोधपुर भी कुछ लोग कहते थे 1459 में। और इसको कहा जाता है ब्लू सिटी, है ना, ब्लू सिटी। वैसे इसको सन सिटी भी कहा जाता है, सन सिटी। और सन सिटी से मुझे याद है कि एक सन टेम्पल भी है, वो कहाँ पे है? आप मुझे बताओगे कि इंडिया में सन टेम्पल कहाँ बहुत पॉपुलर है, बहुत बहुत पॉपुलर, कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, कौन सी सिटी में है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये तो हो गया ब्लू सिटी। जयपुर में एक पिंक सिटी भी है, नाम बताओगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, एक पिंक सिटी भी है, चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। और कोई सिटी आपको पता हो जो कलर से रिलेटेड हो, ठीक है, वो भी आप बता सकते हो। चलिए, वो तो कुछ खास था नहीं आज की न्यूज़ में, बस बजट है, आज तो बजट ही रहेगा, चारों तरफ बजट के ही चर्चे हैं।
तो हम भी बजट की चर्चा करने वाले हैं। तो बजट अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, क्योंकि कितना पैसा किसको दिया गया, कितना खर्चा किया सरकार ने, पिछले साल के कंपैरिजन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछता है, खासकर यूपीएससी में। स्टेट पीसीएस में या कोई और जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे पूछ सकता है, बट यूपीएससी के हिसाब से तो इतना ज़्यादा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती नहीं है। हाँ, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चलता है, बजट क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए, बजट जो ये वर्ड है ना, बजट, ये एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं है ही नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है वो क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मेंशन किया गया है। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 112 मेंशन किया गया है अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यह है कि भैया सरकार आने वाले साल में, और हमारे पे फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, जनवरी से स्टार्ट नहीं होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और कब तक चलता है, 31 मार्च तक चलता है, 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल। तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में देखिए, अभी क्या कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी का महीना चल रहा है, ठीक है। तो फरवरी और मार्च, अभी 1 फरवरी को जो है बजट को इंट्रोड्यूस किया गया, तो फरवरी का पूरा महीना है, मार्च का पूरा महीना है, 31 मार्च तक हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा अपना अप्रोप्रिएशन बिल वगैरह पास करके 1 अप्रैल से इस बजट को पूरी तरह से लागू कर देंगे। तो अभी जो है 2 महीने हैं, तो बजट इंट्रोड्यूस तो हो गया है, तो अभी क्या हो गया, अभी हो जाएगी 1 महीने की छुट्टी, जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट की भाषा में रिसेस। स्कूल में रिसेस होती थी। अभी इस 1 महीने में क्या होगा, इस महीने में जो है अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो स्क्रूटिनी करेंगे, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं वो स्क्रूटिनी करेंगी, वो अपनी डिमांड भेजेंगी, उसको रिवाइज किया जाएगा, फिर से एस्टीमेट लगाया जाएगा, अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, वोट ऑन अकाउंट होगा, वो दुनिया भर की चीज़ें जो पॉलिटी की होती हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, सब चीज़ें समझ में आ जाएगा कि बजट को पास करने वाली कितनी जो है 5-6 स्टेज होती हैं, कौन कौन सी स्टेज होती है, सब पता चल जाएगा। तो अभी तो 1 महीने तक पूरा वो चलेगा, फिर 1 महीने के बाद मार्च के महीने में जब दोबारा से मीटिंग करने बैठेंगे, तब सारी की सारी मिनिस्ट्री को जो है उस पर वोटिंग किया जाएगा, वोटिंग करने के बाद उनको पास किया जाएगा, और जिस भी डिपार्टमेंट को जितना पैसा अलॉट हुआ है उनको भैया काम करने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। अब वो काम कैसा करते हैं वो आपको सबको पता ही है। तो बजट जो है वो आर्टिकल 112 के अंदर मेंशन है, ये आपको पहले से पता था, ठीक है। चलिए, तो बजट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन है बजट को डिफाइन करने की, दैट इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसिस। गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, इनकम होती है, फाइनेंसिस होते हैं, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव मींस डिटेल्ड एक रिपोर्ट है, इन विच revenues from the sources and outlays from all activities are consolidated। revenue का मतलब आप यहां से बोल सकते हो इनकम, तो इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ऑल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, टैक्स वाले सोर्सेज भी होते हैं, नॉन टैक्स वाले सोर्सेज भी होते हैं, है ना। एंड आउटले, आउटले मतलब यहां पे बात कर रहा है, आउटले का मतलब खर्चा, मतलब किस डिपार्टमेंट को आप कितना पैसा अलॉट करते हो उसे आउटले कहते हैं। ऑफ ऑल एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, डिफेंस है, दुनिया भर की आउटलेट, जितनी भी एक्टिविटी होती है उनका सबका खर्चा, और जितने भी सोर्सेज से इनकम होती है उसका लेखा जोखा होता है। बेसिकली एक बही खाता होता था ना, पहले अपने पेरेंट्स रखते थे, आजकल तो बही खाता नहीं चलता। जो बनिए लोग अगर जाओगे अभी आप गांव में, जो दुकान पे बनिए बैठे होते हैं, आज भी वो बही खाता ही होता है, तो ये बही खाता ही होता है। और अगर आप सीतारमन जी को देखो, इस बार उनकी पिक्चर्स वगैरह हैं, तो अपने हाथ में बही खाता ही लेके आई हैं, पहले सूटकेस लेके आया करते थे हम लोग। तो ये जो पार्लियामेंट में बजट के लिए सूटकेस लेने के आने का प्रोविजन था ना, वो फ्रेंच हम लोगों ने फ्रांस से लिया था, अभी तो हम लोगों ने उसको बही खाते से चेंज कर दिया है। वो भी एक छोटी सी, छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं ये बेसिकली नोट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया भैया। तो कब किया जाता है बजट को पेश, देखिए कोई एज सच कोई फिक्स डेट है नहीं। पहले क्या होता था, पहले बजट को क्या फरवरी के आखिरी हफ्ते में, जो मतलब लास्ट वर्किंग डे होता था बेसिकली, ठीक है, तब पेश किया जाता था। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया, 2017 के बाद से हम लोगों ने फरवरी के फर्स्ट वीक में इसको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट वीक में। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोगों ने भी चेंज कर दिया है, वो कोई खास नहीं है, सरकार जब चाहिए इधर उधर कर सकती है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं कि कब होगा, होना ही चाहिए। तो कल हुआ था ये एक्चुअली 11 बजे, ठीक है, पहले भी 11 बजे ही होता था, लेकिन पहले लास्ट वर्किंग डे पे होता था, अब इस बार जो है वो फर्स्ट जो है वो वर्किंग डे पे इसको किया गया है बेसिकली।
वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको जब इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी स्पीच होती है, दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में जो है जनरल इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोड्यूस किया जाता है, और दूसरे पार्ट में जो है टैक्सेशन प्रपोजल, कितना टैक्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे, वो सब के सब यहाँ पे किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक और बजट के रिगार्डिंग जो है आर्टिकल 265 भी है। क्या कहता है? ये कहता है नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब जब तक कोई कानून पास नहीं होगा तब तक कोई नया कानून नहीं लगाया, नया टैक्स के रिगार्डिंग कानून नहीं लगाया जा सकता। मतलब जब तक कानून पास ना हो तब तक नया टैक्स नहीं लगाया जा सकता बेसिकली, और ना ही किसी टैक्स को कलेक्ट किया जा सकता है। पहले पार्लियामेंट में कानून पास होगा, कानून बनेगा, तब आप कोई नया टैक्स लगा सकते हो, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 265। मतलब पार्लियामेंट की अप्रूवल बहुत जरूरी है टैक्सेशन के लिए। दूसरा हमारे पास आर्टिकल 266 जो कहता है कि सरकार 1 रुपया भी खर्चा नहीं कर सकती विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर। नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द ऑथराइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देगी, सरकार जो है 1 रुपया भी खर्चा नहीं कर सकती। कौन कहता है? आर्टिकल 266। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रपोजल्स होते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, वो सब पार्लियामेंट के अंदर पेश की जाती है, बताई जाती है लेजिस्लेचर को। उसके ऊपर फिर वोटिंग होता है, वोटिंग करने से वो पास होता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, तब जाके कहीं सरकार के पास अथॉरिटी आती है पैसा खर्चा करने की, ठीक है। ये थोड़ा सा बजट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हमारा नॉर्मल बजट हो गया। अदर टाइप्स ऑफ बजट भी हमारे पास होते हैं। जीरो बजटिंग होती है, आउटकम बजट होता है, जेंडर बजट होता है। थोड़ा सा पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। डिटेल में जानना है तो फिर जो है आप गूगल बाबा की शरण ले सकते हो, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। मैं स्लाइड डाल देता हूँ आपके लिए, ताकि थोड़ा सा आप खुद जो है उसको सेल्फ स्टडी कर सको। थोड़ा सा अपने से रिसर्च करोगे ना, देखो दिमाग में भी जाएगा और पेपर पे भी जाएगा और एग्जाम में आपके काम भी आएगा। हो सकता था तो मैं इसको बिल्कुल इसको इंक्लूड ही नहीं करता, वो भी कोई बात नहीं थी, इंक्लूड कर दिया है ताकि आप खुद से थोड़ा सा करो, ठीक है। तो बजट, दो चीज़ें होती हैं बजट में। आपका भी बजट होता है, मेरा भी बजट होता है। मुझे सैलरी मिलती है, महीने का अपना जो मेरी इनकम होती है उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है, जो एक्सपेंडिचर होता है उसका हिसाब किताब भी रखना पड़ता है। आपका भी एक्सपेंडिचर होता है ना। आपकी रिसीट होती है, आपको मान लो घर से हर महीने 1000 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, तो हो सकता है किसी महीने आपके सिर्फ 500 रुपये खर्चा हुआ हो, 500 रुपये आपने सेविंग कर लिया हो, है ना, तो वो भी हो सकता है। हो सकता है किसी महीने आपने जो है वो 2000 रुपये खर्चा कर दिया हो, है ना, ऐसा भी पॉसिबल है। आपके गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, उसको गिफ्ट आपने दे दिया, दोस्तों को बर्थडे पार्टी आपने दे दिया, कुछ भी हो सकता है। आपने घर से झूठ बोल के जो है वो शिमला घूमने चले गए, तो आपका खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है। तो बजट में जो रिवेन्यू और मतलब आपका जो रिसीट होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर, बेसिकली ये हिसाब किताब होता है पूरे का पूरा। तो सरकार की अगर आप देखो, सरकार की हालत भी कुछ ना कुछ हमारे जैसी ही है। मतलब इनकी आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, ठीक है। देखिए जब रिसीट की अगर हम बात करें तो दो तरह की रिसीट होती है, कैपिटल और रिवेन्यू। कैपिटल मतलब जो लॉन्ग टर्म रिसीट होती हैं, बेसिकली उसको हम लोग कैपिटल रिसीट बोलते हैं, जो कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के काम आता है। जैसे आपने मान लो अमेरिका से लोन लिया तो वो भी कैपिटल रिसीट होता है, राइट। रिवेन्यू तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, जो कंपनीज वगैरह से प्रॉफिट सरकार को मिलता है वो टैक्स रिवेन्यू होता है। नॉन टैक्स जो सरकार का आपसे पैसा लेती है टैक्स वगैरह के थ्रू, वो सब रिवेन्यू आपका यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है, देखिए इसको देखिए ध्यान से देखिए, 22,04,422 करोड़ रुपीस, ठीक है। ये सरकार की टोटल इनकम है, 22 लाख करोड़ के लगभग, चाहे वो रेवेन्यू से है चाहे वो कैपिटल से है। अब बात करते हैं खर्चे की। सरकार का टोटल खर्चा कितना है? टोटल खर्चा कितना, ये देखिए रिवेन्यू खर्चा कितना, 31 लाख। आमदनी कितनी, 22 लाख। खर्चा कितना, 31 से मतलब ये 94 हो गया, 32 ही मान के चलिए। 32 लाख करोड़ रुपीस सरकार का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 22 लाख करोड़ रुपए सरकार का रिवेन्यू इनकम है। तो समझ लो खर्चा है ज्यादा और इनकम है कम। कैपिटल में भी यही हाल है। हमारा जो कैपिटल रिसीट है वो कितना है, लगभग 17 लाख करोड़ रुपए। और भैया एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर आप यहां पे देख सकते हो, देखिए 7,50,000 करोड़ रुपए। तो यहां पे हम थोड़ा सा सरप्लस है, लेकिन ये कोई खास अच्छी बात नहीं है।
सब क्यों पता है आपको? कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा भैया, तभी तो रोड बनाओगे, तभी तो पोर्ट्स बनाओगे, स्कूल बनाओगे, ब्रिज बनाओगे, तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो लो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, इट इज नॉट डिजायर्ड इन एन इकोनॉमी, क्योंकि यही तो भैया, यही तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो ये ज्यादा होना चाहिए था कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि बजट में खर्चा और एक्सपेंडिचर, एक छोटी सी पिक्चर है, कहते हैं ना कि एक छोटी सी जो तस्वीर होती है बहुत कुछ बयान कर देती है ना। शाहरुख खान ने तो गाना भी गाया है इसके बारे में। खैर, तो अब हम लोगों को फिस्कल मैनेजमेंट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो इस साल का सरकार ने कहा है, तो जो पहले एस्टीमेट था हमारा वो कितना था, 34 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन बाद में इसको रिवाइज करके जो है 37 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो मतलब ये टोटल हमारा पूरे का पूरा बजट है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है 2022 और 23 के लिए वो है 39 लाख करोड़ रुपीज। तो देख सकते हो आप, खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है हमारी, है ना। टोटल रिसीट अदर देन द बोरोविंग 2022 एस्टिमेट इज, टोटल रिसीट हमारी ये है। बोरिंग अगर आप छोड़ दो, जैसे यूएसए से यूके से हम लोग बोरो करते हैं, उसको छोड़ दो, अगर आप हम डोमेस्टिक बोरोइंग भी करते हैं, तो फिर हमारा टोटल रिसीट कितनी हो जाती है, 22 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अगर आप इनको भी इंक्लूड कर देते हो, ठीक है, फिर वो ज्यादा हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट इन द करंट ईयर 6.9% ऑफ द जीडीपी, ये हमारा टोटल फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट मैं आपको ऑलरेडी करवा रहा हूँ, 2-3 दिन से करवा चुका हूँ, है ना। आपकी जो टोटल इनकम होती है और टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ये जब माइनस में होता है तो डेफिसिट होता है, जब ये प्लस में होता है तो सरप्लस होता है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया का फिस्कल डेफिसिट है वो माइनस में ही होता है हमेशा। और हमारे जीडीपी का कितने परसेंट होता है, 6.9%, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा हल्की सी ट्रेलर था। और ट्रेलर के बाद जो है हमारा होती है मूवी स्टार्ट। लेकिन मूवी स्टार्ट करने से पहले कल हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज करवाए थे। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही करेक्ट आंसर दिया। सुरभि ने दिया, आलोक ने दिया, फैजल ने दिया, विशाली ने दिया। बहुत बच्चों ने बहुत शानदार आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया। मतलब आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये सारे के सारे आंसर जो है ना, कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं थे, लक्ष्मीकांत से उठाए थे, तो लक्ष्मीकांत से आराम से हैंडल हो सकते हैं। और वैसे भी पॉलिटी के मोस्टली क्वेश्चंस, मोस्टली मतलब 80 to 90% क्वेश्चंस, अगर एग्जाम में पेपर ठीक ठाक बनाता है, वो मीडियम लेवल का अगर बनाता है, तो 80 to 90% कवर हो जाते हैं। अगर वो टफ भी बनाता है पेपर पॉलिटी का, मान लो सेक्शन पॉलिटी का बहुत टफ हो गया, फिर भी आप जो है 50 to 60% क्वेश्चन तो लक्ष्मीकांत से कर ही सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो लक्ष्मीकांत काफी क्रूशियल है। तो पहला तो हमारा यही था, सिंपल सा क्वेश्चन था, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन तो ये था। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है भैया, वो चीफ जस्टिस को रिजाइन नहीं देते हैं, वो प्रेसिडेंट को बेसिकली रिजाइन देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो जो अपॉइंट करेगा वो रिजाइन भी लेगा, है ना। जिसने जीवन दिया वो जीवन ले भी सकता है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई ऐसा नहीं होता, चीफ जस्टिस का मूड करेगा तो किसी को भी रिकमेंड कर देगा, ऐसा थोड़ी होता है। इंपीचमेंट होता है, प्रॉपर्ली रिमूवल होता है ना पार्लियामेंट के थ्रू, तब जाके किसी जज को हटाया जा सकता है। इतना आसान नहीं है कि सीजीआई ने बोल दिया चलो हटा दिया, ये तो ये सही नहीं है। द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इज बेस्ड ऑन द 2 ग्राउंड्स, बिल्कुल सही, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। ठीक है, उल जुलूल का डिसीजन अगर वो लेने लगे, कुछ भी बोलने लगे, तो भैया वो इनकैपेसिटी अपने आप ही हो गया। कई बार हो जाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है आदमी का, तो अगर दिमाग खराब हो जाए तब जो है उनको हटाया जा सकता है। अगर वो मिसबिहेवियर करने लगे, गाली गलौज करने लगे, तब भी हो सकता है। ठीक है, कंसिडर द, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 ओनली। तो ये बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। हाँ, कर ही सकते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो कल हम लोगों ने जब वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का किया था, तो उसमें भी जो भंडारी जी थे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ही थे, बाद में उनको अभी परमानेंट कर दिया गया है कोलेजियम के थ्रू। कल हम लोगों ने किया ही था, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कर ही सकते हैं। आर्टिकल 130 सेज दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन द दिल्ली। हाँ, उसकी जो चीफ जो ब्रांच है वो भी वो दिल्ली में होगी, बिल्कुल लिखा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि चेंज भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। खैर फिलहाल तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जो एक ही बेंच है, मतलब एक ही जो ऑफिस है, वो दिल्ली में ही है, सुप्रीम कोर्ट कहीं और पे नहीं है। बहुत बार रिकमेंडेशन दी गई है कि एक जो दिल्ली, एक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो साउथ इंडिया में भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। सोच के देखिए, अगर मान लो किसी आदमी को कन्याकुमारी से बेचारे का सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर केस चल रहा है, तो उसको भैया पूरा दिन पार करके आना पड़ेगा, 2-3 दिन उसको ट्रैवल करने में लगेगा, फिर 3-4 दिन उसको जाने में लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा बेचारा इतना परेशान होते हुए। तो अगर उसको चेन्नई में या कहीं या बेंगलुरु में, मुंबई में अगर एक और सुप्रीम कोर्ट की अगर ब्रांच दे दोगे, तो वहां चला जाएगा ना यार। तो देश इतना बड़ा है, 3000 से ज्यादा का नॉर्थ साउथ लेंथ है हमारा, तो थोड़ा सा लोगों की भी सोचनी चाहिए। तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रपोजल आए हैं, खैर अभी तक तो इसको कुछ नहीं किया गया।
वो एक अलग बात है। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या ऐसा होना चाहिए क्या, सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 2 होने चाहिए क्या सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री में? तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार बता सकते हो सकता है भैया आपके विचार सरकार सुन ले और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दे, पॉसिबिलिटी तो है। वैसे सरकार किसी की सुनती नहीं है आजकल वाली, बट ठीक है फिर भी कुछ नहीं कह सकते। खैर अगला कहता है कि आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जजेस। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो करता ही है इसको। तो सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्स व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 65, बिल्कुल नहीं, एज ऑफ 65 है ये, ठीक है, एज ऑफ 65 है, एज ऑफ 62 नहीं है। तो ये थोड़ा सा, तो ऑप्शन 2 जो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 131 सेज दैट इफ देयर इज अ फेडरल डिस्प्यूट, फेडरल मतलब सेंटर और स्टेट के बीच की बात कर रहा है, बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर, देन द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू सेटल इट। एक्सक्लूसिव पावर टू सेटल इट, बिल्कुल सही। एक्सक्लूसिव पावर का मतलब ये होता है कि इसमें हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। मतलब ये समझ के देखिए, अगर कल को पंजाब और हरियाणा में लड़ाई हो जाती है तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकता भैया, उसके लिए फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। या फिर मान लो कल को जो है हरियाणा और सेंटर के बीच में कुछ पंगा हो जाता है तो उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता। इफ देयर इज फेडरल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट देन द हाई कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव पावर। मैंने बता ही दिया आपको सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, तो ऑप्शन 2 तो आपका वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। तो चाहे 2 स्टेट के बीच में हो, चाहे 2 स्टेट और सेंटर के बीच में हो, या फिर स्टेट और सेंटर के बीच में हो, अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ 62। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाई कोर्ट के जज की तो वैसे भी 62 ईयर्स है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है 1 और 3 ही करेक्ट होगा। तो ये तो कल वाले जो है हमारे एमसीक्यूज थे उसके आंसर थे। अब बात करते हैं आज की। तो आज कुछ डिटेल बताने को आपको है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ये आर्टिकल है, मन करे तो इनको पढ़ लेना, अदरवाइज आप इंटरनेट से कुछ भी बजट की समरी डाउनलोड कर लेना। समरी, पूरा बजट पढ़ने मत बैठ जाना, पीएचडी नहीं करना है बजट में। समरी पढ़ोगे तो 2 4 5 स्कीमें आपको वहां पे मिल जाएंगी जो सरकार लॉन्च करने का मूड बनाया है सरकार ने। थोड़ा बहुत एलोकेशन आप देख सकते हो, हेल्थ सेक्टर में कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, एग्जैक्टली कितना नंबर याद नहीं करना, कितने हजार करोड़ रुपए, इतने पैसे, इतने रुपये, वो नहीं काम का होता है। बस इंक्रीज और डिक्रीज याद कर लिया करो कि हाँ भैया 10% इंक्रीज हुआ है, 5% कम हुआ है, थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि कई बार वो कमेंट करने के काम आता है आंसर वगैरह में। तो 16% हाइक इन द हेल्थ सेक्टर हुआ है। तो पिछले साल जितना खर्चा किया था सरकार ने उससे थोड़ा सा सरकार ने इस बार एक्स्ट्रा खर्चा किया है 16%। लेकिन इसके अंदर एक कैच है। कैच क्या है? हेल्थ केयर सेक्टर को की डेफिनेशन को, एक्चुअली हेल्थ की डेफिनेशन को सरकार ने यहां पे मॉडिफाई किया है। पहले हेल्थ में सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंक्लूड करते थे, इस बार हेल्थ में सरकार ने ड्रिंकिंग वाटर को भी इंक्लूड कर दिया, सरकार ने सैनिटेशन को भी इंक्लूड कर दिया, सरकार ने डेफिकेशन को भी इंक्लूड कर दिया, वो सब चीजें इंक्लूड कर दी। और शायद इसी वजह से बजट एलोकेशन एक्स्ट्रा लग रही है। थोड़ा आगे करेंगे हम इसको एडिटोरियल सेक्शन में, अभी तो बस इतना ही था। जॉब क्रिएशन गेट्स फ्रेश इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है कि नया, मतलब उसके ऊपर फोकस कर रही है सरकार, फ्रेश इम्पेटस, उसके ऊपर एम्फेसिस दे रही है बेसिकली सरकार, दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पेटस। तो उसमें क्या है, जो भारत रोजगार योजना है, थोड़ा इस योजना के बारे में आपने पढ़ना है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो इसको सरकार ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो हमारी जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, तो उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 13,306.5 करोड़ रुपीज जो था पिछले साल, इस बार उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 16,893.68 करोड़। तो थोड़ा सा अलोकेशन बढ़ा है। तो डेफिनेटली जब अलोकेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सरकार जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस कर रही है। लेकिन भैया इतना बड़ा कंट्री है, 2-3 हजार करोड़ रुपए अगर आपने फालतू लगा भी दिया तो कोई ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पेपर के ऊपर ही है सब, ग्राउंड पे कोई रियलिटी होने वाली नहीं है। 2-3 हजार करोड़ में क्या ही होगा यार, इतना तो अंबानी 2 दिन में कमा लेता है, ठीक है। तो इससे कुछ होगा नहीं ज्यादा। ई श्रम पोर्टल तो आपको पता है क्या है, पेंडेमिक के समय में हम लोगों ने ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया था। ई श्रम पोर्टल क्या कहता है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, है ना, जो एक सिटी से दूसरी सिटी में, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग अब यहाँ पे जाके उसको रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। जब वो रजिस्टर करेंगे, अपना आधार कार्ड वगैरह देंगे, तो फ्यूचर में जो सरकार की जो स्कीम्स वगैरह होती हैं, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं अगर वो ई श्रम पोर्टल पे हैं। क्योंकि सरकार को इनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी ना भैया, कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बेनिफिट वगैरह उसको दे सकते हैं। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं, ई श्रम पोर्टल के द्वारा उनको कुछ बेनिफिट यहाँ पे दिया जा सकता है। तो इसके लिए भी सरकार ने थोड़ा सा पैसा ज़्यादा अलॉट किया है, जो कि एक अच्छा कदम है, क्योंकि पेंडेमिक तो चलने ही वाला है फ्यूचर में भी, तो माइग्रेंट इशूज़ तो ज़्यादा रहेंगे ही।
पुश फॉर द प्रमोशन ऑफ द ड्रोन्स थ्रू द स्टार्टअप्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 15 20 सालों में सरकार इंडिया को मूड बनाया है, सरकार ने इंडिया को एक ड्रोन हब बनाने के मूड में है सरकार। ड्रोन हब, देखिए हर किसी ना किसी कंट्री की कुछ कुछ खास चीजें होती हैं। जैसे आप इसराइल की बातें करो तो इसराइल में जो इंटरनेट सिक्योरिटी और वो डिजिटल जो सिक्योरिटी है ना, उसमें इसराइल जो है वो नंबर 1 है। ठीक है, जापान का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है भैया वो नंबर 1 है। जर्मनी में जो है वहाँ की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है दैट इज़ नंबर 1। जितनी भी बड़ी बड़ी आपको जो ऑटोमोबाइल की कंपनीज नज़र आती है ना, मोस्टली वो जर्मनी से ही ओरिजिनेट हुई हैं। अभी भी जर्मनी में जैसे BMW वगैरह हो गए ना, बहुत बहुत फेमस। ऐसे ही जैसे अगर आप वेपन इंडस्ट्री की बात करो तो वहाँ पे आपका जो है USA आ जाता है। इसी तरह से मुझे लगता है सरकार जिस तरह से ड्रोन के ऊपर फोकस कर रही है, सरकार इसके ऊपर बहुत टाइम भी लगा रही है, स्टार्टअप के लिए बहुत सारा इंसेंटिव भी दे रही है, खुद भी पैसा खर्चा कर रही है। तो सरकार का ये थोड़ा सा विजन है, लॉन्ग टर्म विजन, कि अगले 15 20 25 साल में हम लोग इंडिया को एक ड्रोन हब बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इंडिया को एक डिफेंस सेक्टर तो इंप्रूव होगा ही, और इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट भी यहाँ से इंप्रूव हो सकता है। तो ठीक है, उसके लिए जो नए नए स्टार्टअप हैं, अगर आप कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हो ड्रोन टेक्नोलॉजी में, तो सरकार आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। रिकॉर्ड एलोकेशन ऑफ द 1.37 लाख करोड़ फॉर द रेलवेज। रेलवेज पे सरकार ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है और 1.37 लाख रुपीज़ का एलोकेशन किया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो रेलवे के ऊपर सरकार फोकस करने वाली है। छोटी छोटी डिटेल अगर आपको जाननी है, वैसे तो जानने की जरूरत है नहीं ज़्यादा, ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो, जान सकते हो। 98% ऑपरेटिंग कॉस्ट हुआ है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जैसे सरकार उस चीज़ों को ऑपरेट करती है, उसकी सिक्योरिटी में है ना, उसकी टाइमिंग को लेके, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस वगैरह को लेके, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो सरकार ने इसके ऊपर कुछ पैसा वैसा लोड किया है। तो ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि इतना ज़्यादा तो हम लोग पढ़ना भी नहीं चाहिए, नहीं पढ़ने का कोई मतलब है। फाइनेंस मिनिस्टर मूव्स 119,500 करोड़ पुश फॉर द सोलर मैन्युफैक्चरिंग। तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग में तो इंडिया वैसे ही वर्ल्ड लीडर है। जब ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात आती है, सोलर की बात आती है, तो हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया हुआ है ना। तो इसको लिए सरकार ने जो है इसके सोलर मैन्युफैक्चरिंग को लेके पुश कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते दाम पे हम लोग सोलर पैनल बना सकें। और सस्ते दाम पे सोलर पैनल बनाएंगे तो उसका बेनिफिट तो बहुत सारे सेक्टर में होने वाला है। पहली बात तो हमारा जो पेरिस अग्रीमेंट में हम लोग अपना वादा करके आए थे, INDC है ना, वो हमारा अचीव हो सकता है। दूसरा, इंडिया ने 2070 तक जो है नेट जीरो का वादा किया है दुनिया को, तो वो उसको अचीव किया जा सकता है। तीसरा, यहाँ पे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे तो काम धंधा होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना। और हमारी इंपोर्ट के ऊपर जो है, जो हम लोग अभी क्रूड ऑयल के लिए डिपेंडेंट हैं, एनर्जी के लिए, तो वो भी कम हो जाएगा। फ़ायदा तो बहुत है, किस तरह से इंप्लीमेंट होगा वो एक थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट वगैरह की है। जो हमारी MG नरेगा स्कीम है, और इसको लेकर सरकार ने, खैर ये थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा आपको एडिटोरियल सेक्शन में कराऊंगा डिटेल में। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है। सरकार ने मनरेगा के लिए लोकेशन एक्चुअली कम कर दिया है, जबकि ज़्यादा करना चाहिए था। तो इसके बारे में तो आज का एक्सप्लेन सेक्शन है, उसको हम लोग जाके देखेंगे। ठीक है, कल है बड़ा इंटरेस्टिंगली काफ़ी मीम वगैरह चल रहे थे। वो कह रहे थे अगर आपको अच्छा बजट सुनना है तो आप जो है जी न्यूज़ पे जाइए, है ना। जी न्यूज़ वाले आपको पता ही हमेशा सरकार की फेवर ही करते हैं। अगर आपको बुरा बजट सुनना है तो फिर NDTV पे जाइए। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ को देखने के 2-3 नज़रिए होते हैं। तो एक नज़रिया तो ये है जो NDTV वाले दिखाते हैं, वो क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं। सरकार ने जहाँ पे जो भी अलॉटमेंट किया है उसका क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे क्या कमी है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एक होता है सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीज़ दिखाते हैं, सब बढ़िया है, राम राज्य चल रहा है, कहीं करप्शन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पूरी है, देश में ये हो जाएगा, विश्व गुरु बन जाएंगे। तो उस तरह की न्यूज़ देखनी है तो जी न्यूज़ पे चले जाइए। तो वो मनरेगा को लेके भी यही है, हर चीज़ को लेके ऐसा ही कुछ हो रहा है। डिजिटल वार्सिटी एंड द ई कंटेंट फॉर द स्कूल प्लान्ड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे, एजुकेशन के बारे में आज का एडिटोरियल पढ़ेंगे, तब इसके बारे में देख लेंगे। खुद से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। न्यू जनरेशन आंगनवाड़ी जो है, इसके बारे में थोड़ा आपको मैं बताऊंगा। तो ये तो चीज़ें हो गई जो है आप कटिंग से पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर की, ठीक है, आर्टिकल वगैरह से। हाँ, बट आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ, कुछ स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं, जहाँ से आप कुछ ब्रॉड हेडलाइन जो हेडलाइन पढ़ सकते हो पूरे बजट की। ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो सरकार का कहना है कि हम लोग आज़ादी का जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अगले 25 सालों को सरकार ने बोला है कि अमृत काल स्टार्ट हो गया। मतलब कितने बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड हम लोग यूज करते हैं, अमृत काल, अगले 25 साल अमृत काल। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है 100th अपनी जो है 1947 के बाद से 247 में इंडिया के इंडिपेंडेंस को 100 ईयर्स हो जाएंगे, है ना।
100 ईयर। तो सरकार ने कहा है कि भैया तब तक हम लोग अपना अमृत काल बनाएंगे। इस अमृत काल में हमें बहुत काम करना है, बहुत डेवलपमेंट करनी है, बहुत ग्रोथ करनी है, एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से एकदम पीक पे लेके जाना है, हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करना है। तो अगले 25 साल अमृत काल, ठीक है, इस तरह का लोगो सरकार ने स्लोगन दिया है। तो 4 बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर पे सरकार काम करने के मूड में है अगले 25 साल में। पीएम गति शक्ति जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब हर सबका साथ सबका विकास, बेसिकली उसके बारे में बात है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, सनराइज अपॉर्चुनिटी करनी है, एनर्जी ट्रांजिशन करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है और क्लाइमेट को लेके बहुत सारे स्टेप उठाने हैं। तीसरा ये हो गया। चौथा हो गया फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इतने सारी चीजों पे खर्चा करोगे तो पैसा तो चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? इन्वेस्टमेंट से आएगा। उसको लेके भी यहाँ पे बात कही गई है। तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में तो आपको जाना है तो डॉक्यूमेंट आपको ये मिल जाएगा। और वैसे भी कोई ना कोई आप गूगल पे जब जाओगे ना तो बजट की जिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, समरी, उसको जाके पढ़ सकते हो। दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और हो सकता है कि बजट को लेके कोई चैनल पे वीडियो भी आए, उसको देख सकते हो। जब वो वीडियो आएगी तो डिटेल में डॉक्यूमेंट आपको मिल ही जाएगा। फिलहाल के अलावा आप इतने से काम चला सकते हो। तो ये जो सरकार ने गति शक्ति की जब हम लोगों ने बात किया, तो गति शक्ति के अंदर एक्चुअली सरकार जो है 7 एरिया पे बात करने वाली है। ये सारे के सारे एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ही हैं। रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसको लेके है। तो नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है, सरकार का कहना है कि 2022 और 23 में 25,000 करोड़ और ज्यादा मुझे एक्सपेंडिचर करना है। देखिए सरकार कुछ करे या ना करे, वैसे हर सरकार की बात है, लेकिन कम से कम हाईवेज और रोडवेज पे बहुत काम किया जाता है। जब पहले भी एनडीए की गवर्नमेंट थी तो उस समय भी जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई थी, तभी गांव-गांव को कनेक्ट किया गया था। तो ये तो काम खैर अच्छा होता है, बहुत शानदार। तो 25,000 करोड़ और ज्यादा यहाँ पे एक्सपैंड करने की बात चल रही है रोड्स को। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट जो है, ये भी एक, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे आप तो अच्छा रहेगा। इसके बारे में सरकार बात कर रही है कि लोकल बिजनेस जो है, सप्लाई चेन है, उनको आपस में कनेक्ट करना है। ऑनलाइन बिजनेस वगैरह का थोड़ा जैसे अमेजोन वगैरह होता है ना, तो इस तरह का कोई सरकार ऑनलाइन पोर्टल बनाएगी जिसके तहत जो लोकल जो सेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के अंडर में। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार बनाने वाली है, जिसे कहा गया है पर्वतमाला। ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है, पर्वतमाला। तो रोपवेज वगैरह बनाए जाएंगे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, जिसको कनेक्ट किया जा सकता है। टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होगा, है ना, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। इसी तरह से हमारे पास और भी प्रोग्राम है, सागरमाला हमारे पास है ना, जो कि पोर्ट्स वगैरह को काम जोड़ने के काम आता है। उसके अलावा 2.37 लाख करोड़ रुपये जो है डायरेक्ट पेमेंट दिए जाएगा, किसको? फार्मर्स को जो दिया जाएगा। प्रोक्योरमेंट करना है वीट और पैडी, है ना, पैडी मतलब राइस। किसान ड्रोन का सरकार यूज करेगी, जैसे अगर कहीं पे डिजास्टर हो जाता है, उसके लिए अगर क्रॉप की असेसमेंट करनी है, भैया कितना फसल बर्बाद हो गया है उस डिजास्टर के तहत, तो ड्रोन का सरकार यूज कर सकती है, किसान ड्रोन के तहत। उसके अलावा डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड करना है। बड़ी समस्या हमारी कंट्री में, लोगों के पास अपनी लैंड के रिकॉर्ड ही नहीं है, अगर रिकॉर्ड है तो वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं है, तो वो सब किया जाना है ना। ये कुछ चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। 1400 करोड़ आउटले फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इंडिया का सबसे बड़ा जो है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 1400 करोड़ रुपए डाले हैं। इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई बार एडिटोरियल करवा चुका हूं कि इससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। हालांकि इसका बेनिफिट कम है, नुकसान ज्यादा है, क्योंकि एनवायरनमेंट को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। और हमारे यहाँ पे जो है जो कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं जो इसके बीच में आते हैं, पन्ना हो गया, संजय गांधी भी है शायद, नहीं संजय गांधी नहीं है, एक पन्ना के अलावा एक और है, पता नहीं, अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो वो भी इसके अंदर सबमर्ज हो सकता है। थोड़ा सा आप जो है इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में पढ़ सकते हो। उसके अलावा उद्यम ई श्रम, देखिए ई श्रम अभी आपको करवाया था थोड़ी देर पहले। एनसीएस और असीम, इन पोर्टल को आपस में इंटरलिंक करना है, ताकि जो माइग्रेंट्स का डेटा होता है जो वो आपस में इंटरलिंक हो सके और सरकार के पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो सके। तो वो सारी की सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे है। स्टार्टअप के जिले ड्रोन शक्ति आपको बता ही दिया है ना, जो भी नए नए जो स्टार्टअप होते हैं वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, तो सरकार उनको क्या देगी? इंसेंटिव देगी, सब्सिडी देगी। तो ज़्यादा अगर आपके पास भी कोई आइडिया है ड्रोन को लेके, आप भी सरकार के पास जा सकते हो, प्रपोजल लेके, सरकार आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ठीक है, ये भी सरकार मोड बना रही है प्रोग्राम का। जैसे क्लास 6 हो गया, 7th 8th 9th 10th, हर क्लास के लिए एक अलग से टीवी चैनल चलाया जाएगा, जिसमें उसी क्लास के लेके सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं वो करवाए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा शानदार पुश है, ये सरकार ये करने वाली है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्रिटिकल एनालिसिस भी हो सकता है डेफिनेटली, मतलब इसके अंदर कुछ लूप होल्स भी हैं। कौन कौन से लूप होल है थोड़ी देर में करवाऊंगा।
अभी नहीं। तो सरकार कुछ डिजिटल यूनिवर्सिटी वगैरह ओपन करने के मूड में भी है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं इसकी। तो मेंटल हेल्थ को जनरली हमारे देश में इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन सरकार ने मेंटल हेल्थ के ऊपर यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस किया है। नई नई जो है आंगनवाड़ी बनाने की बात चल रही है, जिसको कहा जाता है सक्षम आंगनवाड़ी। इस सक्षम आंगनवाड़ी में हम लोग जो है कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्रैच सर्विस होती है, क्रैच सर्विस, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं जिनके पेरेंट्स जॉब करते होते हैं, तो आंगनबाड़ी की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं, वो सारी सारी चीज़ें। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। सक्षम आंगनबाड़ी के बारे में थोड़ा सा गूगल करें तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक है। उसके अलावा भैया प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, इसको लेके भी सरकार ने कहा है कि हम लोग 2022-2023 में 80 लाख जो है वो नए घर बनाएंगे। कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे अलग बात है, लेकिन फिलहाल सरकार ने ये बोला है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेके भी सरकार ने एक नई स्कीम चलाई है, जिसे कहा गया है PMDEVINE। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को लेके तो कुछ पैसा वहां पे अलॉट किया है, 2000 करोड़ के लगभग, 1500-1600 करोड़ के लगभग, वो सरकार ने यहाँ पे बात कही है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत सरकार ने जो बॉर्डर विलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ पे जैसे अरुणाचल हो गया है ना, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, बॉर्डर स्टेट्स, या फिर इधर से आपका कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, वो थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा ई पासपोर्ट सर्विस सरकार जो है लॉन्च करने वाली है, जिसमें आप जो है घर बैठे बैठे आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 2022 में सरकार ने कहा है कि हम लोग 5G भी लॉन्च करेंगे। बेसिकली 5G का जो स्पेक्ट्रम है उसकी ऑक्शन वगैरह होगी, और अगले 2-3 साल में इंडिया में अच्छा खासा 5G नेटवर्क भी देखा जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ सनराइज इंडस्ट्री होती हैं, तो इसको सरकार ने सनराइज अपॉर्चुनिटी बोली है। तो जो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती हैं, इकोसिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह, इन सबको सरकार ने सनराइज अपॉर्चुनिटी कहा है। तो इनको सरकार जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे दे सकती है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर सरकार ने काफ़ी फोकस किया है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम लोग रोड्स के ऊपर, पोर्ट्स सरकार बनाती है ना, ब्रिजेस सरकार बनाती है, स्कूल कॉलेज बनाती है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जब सरकार अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देती है, इसे हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो सरकार का कहना है कि 2022-23 में जो है हम लोग और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगा, ऐसा सरकार ने कहा है। ठीक है। वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी बनाने की हमारे यहाँ पे बात चल रही है, गिफ्ट सिटी में, खासकर जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी है, उस तरह की। ठीक है। और सरकार ने जो है विजन टू एस्टेब्लिश द ट्रस्टवर्दी टैक्स रिजीम, तो टैक्स को फाइल करने की जो लिमिट है सरकार ने वो 2 साल बढ़ा दी है। तो मगर बाई चांस मान लो कोई XYZ है, कोई आदमी है XYZ, उसने अगर अपना टैक्स डिटेल सरकार को नहीं बताई है, तो 2 साल तक सरकार के पास जाके वो अपनी डिटेलिंग बता सकती है, कोई खास पनिशमेंट उसको मिलेगा नहीं। तो लोगों के अंदर जो है टैक्स रिजीम को लेके, टैक्सेशन वगैरह को लेके एक ट्रस्ट बनाने का माहौल पैदा करने की यहाँ पे बात कही गई है। अल्टरनेटिव मिनी टैक्स जो है वो उसको थोड़ा सा 18% से घटा के 15% कर दिया गया है। अल्टरनेटिव मिनी टैक्स क्या होता है, या कभी आपको मैं बाद में कराऊंगा, इकोनॉमी का पूरा एक स्टैंडर्ड टॉपिक है, 15 मिनट लगेगा कम से कम इसको करवाने में बस। ठीक है। वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूं, मान लो किसी कंपनी को जो है 1000 करोड़ रुपए उसको टैक्स देना है। ठीक है। मान लो उसका 1000 करोड़ रुपए टैक्सेबल इनकम बनता है, टैक्स उसको देना है, तो वो क्या करता है, बहुत सारी डिडक्शन ले सकता है ना। उसने LIC बीमा करवा लिया, उसने लोन ले लिया, तो बहुत सारी डिडक्शन मिलती हैं। तो सरकार का कहना है कि इन सारी डिडक्शन के बावजूद भी आपको कम से कम 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो आप ये इसे कहते हैं अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। स्टार्टअप्स को लेके भी यहाँ पे कुछ सरकार बेनिफिट देने वाली है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हो गई जो आप तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। अब जो है वो कहता है बजट दैट सेंड द मिक्स सिग्नल ऑन द हेल्थ सेक्टर में सरकार ने बजट के लिए कुछ एलोकेशन वगैरह किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ऊपर हम लोग जितना सरकार पहले खर्चा कर रही थी उसकी सरकार ने एलोकेशन बढ़ाई नहीं है, तो मिक्स सिग्नल है बेसिकली हेल्थ को लेके। कई चीज़ें यहाँ पे प्लस हुई हैं, कई चीज़ें माइनस हुई हैं। हेल्थ की डेफिनेशन सरकार ने यहाँ पे बढ़ा दी है, उसके अंदर हम लोगों ने वाटर इंक्लूड कर दिया, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एयर पोल्यूशन वगैरह, जो कि पहले हेल्थ का पार्ट नहीं था। और शायद इसी वजह से जो एलोकेशन है हेल्थ की वो 2.1% नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है, एक्सपर्ट्स का, कि एक्चुअल जो हेल्थ के ऊपर सरकार ने एलोकेशन किया है वो सिर्फ 1.4% है, लेकिन इन सारी चीजों को इंक्लूड करने के बाद वो 2.1% नजर आता है, क्योंकि सरकार का टारगेट है कि 2025 तक हम लोग हेल्थ के ऊपर 2.5% खर्चा करेंगे।
तो सरकार ने उसके लिए क्या तरीका निकाला? सरकार ने तरीका ये निकाला कि हम लोग इसके अंदर नई नई डेफिनेशन ऐड कर देंगे और ये जो है बढ़ जाएगा। सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा सकती है कि देखो मैंने टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन एक्चुअली में टारगेट अचीव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माया जाल है जो सरकार इस समय माया जाल फैला रही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है, जिनके पेरेंट्स 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, उनको टैक्स रिलीफ दिया गया है, जो कि मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं अनफॉर्चुनेटली, और उनके पेरेंट्स की एज 60 ईयर से ज़्यादा हो गई है, तो उनको सरकार ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स रिलीफ दिया है। लेकिन टैक्स को लेके आपको मैं बता दूं कि इस समय सरकार ने इस बार जो है जो टैक्स ब्रैकेट थी हमारी, जो ठीक है, जैसे 5 लाख तक आपको जो है 0% देना है, 5 से 10 लाख जो आपको जो है 5% देना है, 10 से 20 लाख आपको जो है 10% देना है, वो टैक्स स्लैब को सरकार ने चेंज नहीं किया है। टैक्स स्लैब को जो है सरकार ने बिल्कुल फिक्स रखा है। इसीलिए सरकार को कुछ लोग जो है मिडिल क्लास जो है ना, मिडिल क्लास जो सैलरी पर्सन होते हैं, वो सरकार को गाली दे रहे हैं कि भैया हम लोग को थोड़ा बहुत रिलीफ दे देते सरकार, तो सरकार ने खैर वो रिलीफ उनको दिया नहीं। बिट्रेल ऑफ द सोशल सेक्टर व्हेन इट नीड्स हेल्प। देखिए आपको आर्टिकल का हेडिंग पढ़ के आपको शायद ऐसा लगेगा कि इसमें जो सरकार ने सोशल सेक्टर के ऊपर जो काम किया है उसको गाली गलौज किया जाएगा, लेकिन इतना है नहीं। हालांकि इन्होंने कई पॉइंट अच्छे बताए हैं। इनका कहना है कि देखिए पहली बात तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस तरह के कोई भी जब इंटरनेशनल इंडेक्स की बात होती है तो इंडिया उसमें हमेशा पुअर परफॉर्म करता है ना। देखो 189 कंट्री में से इंडिया का रैंक जो है 131 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी जो है 101 है, तो मतलब काफ़ी भूखी हंगर है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा। और के शेप रिकवरी हो गई है इंडिया में। के शेप रिकवरी का मतलब यह है कि जो गरीब आदमी और गरीब होता चला जा रहा है, लेकिन जो अमीर आदमी है वो और ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है, ऐसा इसके अंदर कुछ कहा गया है। 2016 के बाद से अभी तक जो हमारी रियल वेजेस हैं, मतलब जो दिहाड़ी मिलती है ना हम लोगों को काम करने की, वो एक्चुअली में इंक्रीज नहीं हुई है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी सर यहाँ पे हमारे इंक्रीज हुआ है। देखिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल, आपको बताया ना मैंने, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल सेक्टर का मतलब क्या होता है। सोशल सेक्टर का मतलब होता है हेल्थ, सोशल सेक्टर का मतलब होता है एजुकेशन, ठीक है, बेसिकली दो ही होते हैं, हेल्थ एजुकेशन, इसके अंदर जो है छोटी छोटी कैटेगराइजेशन होती हैं। तो सरकार ने कहा है कि देखिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल हम लोग लॉन्च करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये जो 1 क्लास 1 टीवी चैनल है ना, ये क्या दिखाता है? सरकार को खर्चा करना चाहिए था टीचर्स के ऊपर, सरकार को खर्चा करना चाहिए था स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सरकार को खर्चा करना चाहिए था बच्चों ने जो अपने स्कूलों से नाम कटवा दिया है, ड्रॉप आउट्स हो गए हैं, उनके ऊपर। लेकिन सरकार किसके ऊपर खर्चा कर रही है? चैनल खोल रही है सरकार। अरे भैया जो आपके स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो इंप्रूव करिए, नए नए टीचर को रिक्रूट करिए। टीचर की इतनी कमी है हमारे स्कूलों में, जो ड्रॉप आउट बच्चे हो गए हैं उनको कैसे स्कूल में दोबारा से एनरोल कीजिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए था, रादर देन ओपनिंग अप ए न्यू टीवी चैनल। अरे भैया न्यू टीवी चैनल तो तब बेनिफिट होगा ना जब 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 किसी के घर में टीवी होगा। गरीबी इतनी ज्यादा है देश में, लोगों के घर में टेलीविजन नहीं है। अगर टेलीविजन नहीं आया तो उनके पास वो टीवी, उनके पास जो है वो डिश टीवी का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास डिश टीवी को हर महीने रिचार्ज करवाने का पैसा नहीं है। तो सरकार का जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अलग है। तो ऐसा इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली कुछ बताया गया है। उसके अलावा मनरेगा को लेके तो क्या ही बताएं, मनरेगा में सरकार ने एलोकेशन को एक्चुअली में कम कर दिया है, 73,000 करोड़ कर दिया है, जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम 2 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए होना चाहिए था। तो देख लो कितना कम कर दिया। थोड़ा आपको आर्टिकल इसके बारे में करवाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये सारी की सारी स्कीम जो है सरकार ने कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि सरकार को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ ग्राउंड रियलिटी से ऊपर ही बातें कर रही है। तो जो है ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन फ्रॉम द 6.1 टू 7, ये जो कल वाला शायद आर्टिकल का यहाँ पे आ गया होगा, इसको आप छोड़ सकते हो, ये कल वाले एडिटोरियल का स्लाइड आ गया है, ठीक है। आज की जो अगली स्लाइड है वो कहती है लॉन्ग रोड टू द टाइमली मनरेगा। ये है देखिए जबरदस्त चीज़, ये आपके मेंस में बहुत काम आएगा, प्रीलिम्स में तो काम आता ही है। मनरेगा को लेके मैं आपको 2-3 दिन पहले, कल ही करवाया था शायद, आपको एक स्लाइड प्रोवाइड करवाया था, मनरेगा क्या है क्या नहीं है, कुछ की पॉइंट्स आपको बताए थे। लेकिन आज मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो इंटरेस्टिंग है। देखिए मनरेगा की ना दोस्तों 2 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज क्या होती है? पहली स्टेज में जैसे मान लो आप एक अनस्किल्ड वर्कर हो, आपको काम चाहिए, तो आप गांव के सरपंच के पास जाओगे, अपना आधार कार्ड वगैरह लेके आप अपना नाम रजिस्टर करवाते हो, तो 15 दिन के अंदर आपको काम मिल जाएगा। तो पहली स्टेज में क्या होता है? पहली स्टेज में जो भी उस गांव में लोग काम करते हैं उनका मतलब जो बिल है, जितना उनको पैसा देना है, सरकार उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है कि माई बाप ये इतना पैसा हो गया है, ये लोगों के नाम है, ये उनके बैंक अकाउंट है, ये उनका आधार कार्ड है, कृपा करके आप इनके खाते में पैसा जमा करवा दीजिए। ये होती है पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में क्या होता है? सरकार वो जितना भी वो स्टेट गवर्नमेंट से आता है इनवॉइस, मतलब जो बिल आता है,
उसको ट्रांसफर कर देती है उन लोगों के अकाउंट में जो कि काम करते हैं, जो बेनिफिशियरी हैं बेसिकली। तो पहली वाली जो स्टेज है वो 8 दिन के अंदर होती है, दूसरी वाली जो स्टेज होती है वो 7 दिन के लिए होती है कंप्लीटली, मतलब यहाँ पे 15 दिन होते हैं। तो 15 दिन के अंदर ये पूरी प्रोसेस हो जाती है और आपके खाते में पैसा आ जाता है। ऐसा होना चाहिए। अगर इस पूरी प्रोसेस में 15 दिन से ज्यादा हो गया तो सरकार हर दिन का आपको पैसा देती है, हर दिन का। अभी उस आदमी का कसूर थोड़ी है कि 15 दिन में सरकार ने पैसा नहीं दिया, तो उसको पैसा दिया जाता है हर दिन के डिले का, मतलब एक तरह का फाइन आप समझ लीजिए, है ना। जब लास्ट डेट से आप फॉर्म नहीं भरते हो तो आपके से एक्स्ट्रा फीस ली जाती है, उसी तरह का कुछ होता है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी होता नहीं। 15 दिन से ज्यादा डिले, कई बार महीना डिले होता है, 2 महीने डिले होता है। डिले होने के बावजूद भी जो एक्स्ट्रा पैसा है वो सरकार लोगों के अकाउंट में पैसा जमा नहीं करवाती है। ऐसा एक रियलिटी है। और एक रियलिटी और भी है, वो रियलिटी ये है कि अभी तो खैर ये नहीं होता, कुछ समय पहले होता था, कास्ट बेस्ड अकाउंट में पैसे करवाए जाते थे लोगों को। तो स्टेट से सरकार, सेंट्रल की गवर्नमेंट ये कहती थी कि जो एससी कैटेगरी के वर्कर्स हैं, जो एससी कैटेगरी के एसटी कैटेगरी के वर्कर्स हैं, और जो जनरल मतलब जो नॉन रिजर्व्ड नॉन एससी एसटी कैटेगरी के वर्कर हैं, आप उनके लिस्ट मुझे अलग अलग से भेजिए। ऐसा सरकार कहती थी। कास्ट बेस्ड पेमेंट होता था। इसमें खासकर जो एससी एसटी ग्रुप के लोग हैं उनको पेमेंट जल्दी हो जाता था, ठीक है। 46% एससी कैटेगरी, 37% एसटी वर्कर्स और 26% जो है नॉन एससी एसटी वर्कर को पेमेंट होता था। तो इस फैक्ट से सीधा सीधा पता चलता है कि सरकार को ज्यादातर जो फोकस होता था पेमेंट को लेके वो एससी और एसटी कैटेगरी के ऊपर होता था, ठीक है। ये जब मीडिया ने इस चीज को उठाया, सवाल उठाया, क्रिटिसाइज किया गया इस चीज के ऊपर, तो सरकार ने इसे, अभी ये नहीं करती है सरकार, इसको वापस ले लिया है। एक तो ये चीज हो गई। आपको एक चीज बता दूं मैं कि अभी मनरेगा के अंदर दिवाली के समय में 8 करोड़ पेमेंट जो है वो पेंडिंग थी। और इसका क्या रीजन था पता है आपको? इसका रीजन था इनसफिशिएंट फंड। सरकार के पास फंड ही नहीं है, तो भैया जब फंड ही नहीं है तो पेमेंट कैसे दोगे? और अनफॉर्चुनेटली इस बार के बजट में सरकार ने इस फंड को और ज्यादा कम कर दिया है। पहले ये 96,000 करोड़ के लगभग हुआ करता था, अभी इसको घटा के 73,000 करोड़ कर दिया है। तो सोच के देखिए आप, पहले ही फंडिंग की वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा है और इस फंडिंग को और ज्यादा कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार इस मनरेगा स्कीम को यहाँ पे इसका गला घोंट रही है। क्योंकि जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा भैया, पेमेंट कैसे होगा? 8 करोड़ पेमेंट तो पहले से पेंडिंग है, अब पैसा नहीं है तो ये 15 करोड़ हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक जो है चिंताजनक एक मुद्दा मुझे लगा, और जिसको काफी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि मनरेगा को एक्चुअली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी। पैंडेमिक का समय है ना, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के अलावा सरकार ने उसको जो है वो कम कर दिया। अनफॉर्चुनेट है। फिर आधार से जो रिलेटेड किया बैंक अकाउंट वगैरह को, पहले तो आधार से रिलेटेड इंटरलिंक नहीं थे, तो ऐसा स्टडी में पता चला है कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। आप आधार से लिंक करो या ना करो, पेमेंट लोगों को पहले भी उतने ही समय में मिल रही थी, अभी भी उतने ही समय में मिल रही है। तो ये थोड़ा सा आप ये मनरेगा के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको थोड़ी चीजें समझ में आएंगी। ये आर्टिकल के बारे में कोई और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ भी हैं। हाँ, बट मनरेगा के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होने चाहिए। कौन लॉन्च करता है, कौन सी मिनिस्ट्री है, वीमेन का यहाँ पे क्या रोल है, स्किल्ड अनस्किल्ड एंड ऑल दैट, वो सब आपको मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा ब्रिटेन के साथ हम लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का मूड हम लोगों ने बनाया है, बातचीत चल रही है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह क्या होता है, कैसे काम करता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पढ़ना चाहो तो इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा सिरोनी डैम को लेके फिर से कंट्रोवर्सी चल गई है कि सिरोनी डैम कहाँ है, कैसे काम करता है, कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है। थोड़ा सा आप जो है इस चीज को भी देख सकते हो एक एडिशनल आर्टिकल के अंदर। तो कहने का भाई आजकल मतलब यही है कि आज पूरे का पूरा हमारा जो हिंदू का न्यूज़पेपर का एनालिसिस था वो बजट के ऊपर ही बेस्ड था। बजट के ऊपर देखिए 2-3 घंटे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वही आधे पौने घंटे में तो जितना हो सकता था मैंने करने की कोशिश की है। डॉक्यूमेंट आपके सामने है, डॉक्यूमेंट आप लीजिए, इसको 2-3 बार पढ़िए। 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। और ये अलग अलग से आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट दिए हुए हैं, ये करोड़ वो करोड़, ये परसेंटेज वो परसेंटेज, जो कि आपके एग्जाम के लिए आपको चाहिए नहीं। तो जो नहीं चाहिए तो उस गली में जाने का फायदा ही नहीं है, जिस गली में हम लोगों को काम ही नहीं है ना। तो वो थोड़ा आप देख सकते हो, बाकी तो और इसमें कुछ खास था नहीं। बाकी हम लोग कल मिलते हैं नई एनालिसिस में। आज के लिए उतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।